गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बस मैम जिंदा हैं, आज के टाइम में इतना ही काफ़ी है। ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और ठीक ही रहने चाहिए। हाँ जी। घर में सब ठीक है आपके? हाँ जी, हाँ जी मैम। आपके यहाँ ठीक है सब? ना ही पूछे तो ठीक है, चल रहा है बस। नहीं मैम, ठीक है, कोई बात नहीं, निकल जाएगा ये वक्त भी। स्टार्ट कीजिए, आप क्लास तो पढ़ाइए। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मैम, एक बार चेक कीजिए माइक वगैरह में कोई इशू तो नहीं एक है। सेकंड। अभी मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम, यस मैम। स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है, एक बार आप देख लीजिए प्लीज। विजिबल है मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। I hope every one of you are doing very well. In our last class, we were discussing about the concept of service costing, in which we have to study the concept of transport costing. Now, continuing further with the concept, this was the comma for the operating cost. The variable and the fixed cost. Uh, Time the category standard charges of exchange, and then we the expected loss, you all know, and abnormal loss is let's say it's basically to totally unexpected loss, which may be just abnormal loss, normal loss, having in time of calculation unit. It has to be taken care of, and the cost should not be influenced by the abnormal gain or abnormal losses. That means whenever we are calculating the cost per unit in transport costing, we have to take care or we have to consider normal loss or normal cost, you can say, but we don't consider the abnormal losses, because every time we have abnormal loss, we have we have claim for then providing cash taxi service to 20%, 30% for the running of the taxi is basically idle. आप उस टाइम पे किसी पैसेंजर को कैरी नहीं कर रहे हो, उसको सर्विसेज नहीं दे रहे हो। सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यू नीड्स टू यू नो move from one place to another place just to provide services. अब मान लीजिए अगर मैं ओला उबर की भी अगर बात करूँ, अगर ओला आपको
सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए मैंने अपने घर पे से जहाँ पर भी होगा maybe 1 kilometers of way, the distance he has anchored by the transport services। को पता है कि कुछ तो मेरा आइडल में को लेने के लिए, पिक करने के लिए उनको एक जगह से मेरे व्हीकल में मैं मेरी व्हीकल का टाइप है उसके हिसाब से तो कुछ ना कुछ तो उसकी कॉस्ट में गाड़ी अदर काइंड ऑफ एक्सपेंसेस ऑल्सो बीन इनकर्ड, मेंटेनेंस भी मुझे मेंटेन करके रखनी पड़ रही है गाड़ी। तो कुछ हिस्सा तो अगर 2 घंटे भी पूरे दिन में गाड़ी चल रही है खाली तो उसका हिस्सा बनता है उस रिपेयर्स, मेंटेनेंस में, पेट्रोल डीजल में, बाकी सब चीज़ों में। बेसिकली दीज ऑल कॉस्ट आर दी नॉर्मल कॉस्ट और यू कैन से नॉर्मल लॉस। उसके बदले में मुझे किसी पैसेंजर से पैसे नहीं मिलेंगे। तो दिस आइडल रनिंग हैज़ टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द रेस्ट is running with 100% 30% मेरी गाड़ी खाली खाली 30% फिर what I'll do is जो 30% का नॉर्मल लॉस है, आइडल कैपेसिटी यूज हो रही है, यूज नहीं हो रही, मैं आई एम जस्ट रोमिंग अराउंड टू हैव सम टू पिक माय पैसेंजर्स। तो वो जो 30% का नॉर्मल लॉस है वो जो कॉस्ट होगी उसकी दैट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू द रेस्ट ऑफ this loss then अगर आपके नॉर्मल लॉस टाइम पर हम नहीं डाल सकते तो नॉर्मल लॉस इन दी राइट कैपेसिटी इज मोर देन लॉस नॉर्मल लॉस। तो उस केस में भी एक्सेस जो है आइडल कैपेसिटी का दैट मीन्स दैट इज द एबनॉर्मल लॉस एंड द कॉस्ट पर सर्विस यूनिट नीड नॉट बी affected from that. For example, in our example which where we take the 30% of the idle time as the normal time, which is when you are running your vehicle without any passenger। तो वो नॉर्मल मैं मान रही हूँ कि ठीक है पूरे दिन में अगर मैं मान लीजिए 10 घंटे गाड़ी चला रही हूँ तो 30% का मतलब 3 घंटे मेरी गाड़ी बिना पैसेंजर के चल रही है। नॉर्मल मेरा रूटीन यही है, रूटीन में ऑन एन एवरेज 3 घंटे ऐसे ही होता है। किसी दिन किसी भी वजह से अगर ऐसा हुआ कि गाड़ी मेरी 5 घंटे एक्स्ट्रा चल रही है, एक्स्ट्रा चल रही है इन द सेंस कि बिना पैसेंजर के चल रही है, तो नॉर्मल इज़ ओनली 3 आवर्स।
समहाउ किसी दिन डिमांड नहीं थी, कुछ और प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से 5 घंटे मेरी गाड़ी बिना पैसेंजर के रही। 30% के हिसाब से 3 घंटे का तो नॉर्मल था, तो उसकी जो भी कॉस्ट होगी रनिंग की वो मैं बाकी कॉस्ट के साथ में एडजस्ट कर दूंगी और उसमें की वजह से 2 घंटे जो गाड़ी बिना पैसेंजर be the abnormal loss or operating abnormal loss case unit in the transport line is basically the passenger kilometers in case you are providing services to the passengers so that they can commute from one place to another place, and in case you are providing the goods from one place to another place, then that would be 10 kilometers. So otherwise it will be 10 kilometers. And to one of the example, we say that a day runs 50 kilometers डिस्टेंस जो है दोनों 50 किलोमीटर दूरी। तो अगर मैं और 50 पैसेंजर्स को लेके जा रही हूँ तो मैक्सिमम कैपेसिटी जो है दैट इज 200 पैसेंजर्स in a single go with the help of 4 buses from one place to another place. I can help them to move. Actual capacity जो use हो रही है that is only 80%. That means I can take 50 passengers from one place to another place, but actual capacity जो use हो रही है, जो बस services मैं provide कर रही हूँ, only 80% of the passengers are being using these services. Afsan and Devesh, you have raised your hand. In case you have any query, then you can ask me by just unmuting yourself. It's not clear. It's clear? No. Yes, ma'am. Okay, and Devesh, do you have any query? मैम स्टार्टिंग में वॉइस बहुत मैम ब्लर थी। Now it's clear? यस मैम अभी क्लियर है। Okay, so is there any point which is not clear to you right now? Do I need to explain that again or can I move further? Explain it again. Okay, you want me to explain it again. Okay, Priya, you have also raised your hand. In case you have your question, then you can unmute yourself and ask your query. Okay, I'll just explain this part which we discussed today. I was just explaining the concept of normal loss and abnormal loss. In general, आपको हमेशा ये याद रखना है, चाहे कोई भी आप चैप्टर कर रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, you have to just remember in case of normal loss and abnormal loss, what actually the normal loss and abnormal loss is. नॉर्मल लॉस इज़ ऑलवेज द एक्सपेक्टेड लॉस, जो हमें पहले से ही उम्मीद होती है कि हमें इतना नुकसान हो सकता है या इतना कॉस्ट हम इनकर करेंगे जो हमारा वेस्टेज ही है, वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, वो हमारा वेस्ट ही होना है, दैट इज़ नॉर्मल लॉस विच इज़ ऑलवेज द एक्सपेक्टेड लॉस. एंड जस्ट बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टेड लॉस यू नेवर गेट इट इंश्योर्ड. एबनॉर्मल लॉस अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है जिसको आप कहीं ना कहीं अगर चाहें तो यू हैव द फैसिलिटीज़ टू गेट इट इंश्योर्ड. नॉर्मल लॉस के केस में आपको जो याद रखना है, नॉर्मल लॉस की जो भी कॉस्ट होती है, जो नुकसान होता है, वो हमारा बाकी गुड यूनिट्स पे आप कह सकते हैं, बाकी कॉस्ट पे आप कह सकते हैं, वट एवर द सिचुएशन विल बी. मैं इसलिए गुड यूनिट्स या गुड कॉस्ट टर्म्स यूज़ कर रही हूँ कि आप चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो उसके हिसाब से द टर्म विल बी डिफरेंट.
The normal loss is always the expected loss, and whatever the loss is or the cost is under the category of normal loss, it has to be transferred, it has to be shifted to other good units or good cost. इसका मतलब कोई भी जो नॉर्मल लॉस है उसकी जितनी भी कॉस्ट है जो हम लॉस बेयर कर रहे हैं नॉर्मल लॉस के कैटेगरी में, वो जो भी कॉस्ट होगी वो बाकी यूनिट्स पे चली जाएगी। और एबनॉर्मल लॉस के केस में क्योंकि वो भी लेते हैं, इंश्योरेंस क्लेम अगर होगा, इंश्योरेंस क्लेम अगर नॉर्मल होगा तो वो हम कहीं सेपरेट सेपरेशन और सेपरेट पेनल्टी आपकी कॉस्ट जो कॉस्ट होगी जिसके उस पर ट्रांसफर एग्जाम्पल दिया, एक कैब सर्विसेज दे रही है पैसेंजर्स, आउट ऑफ दोस 10 आवर्स, दिस इज ओनली द एग्जाम्पल समझाने के लिए, उस 10 घंटे में 3 घंटे मेरी गाड़ी बिना पैसेंजर के रोड पे घूमती रहती है, बिना पैसेंजर के रहती है, क्योंकि मुझे अगर मेरे पास कोई बुकिंग आती है तो ऐसा तो है नहीं कि जहाँ मैं खड़ी हूँ वहीं से बुकिंग आएगी। आई नीड टू मूव अराउंड टू पिक द पैसेंजर्स फ्रॉम द पर्टिकुलर प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैव बुक द कैब। अब वो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, वो आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। मैंने वो पिक किया, पैसेंजर को पिक किया, उसको उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचाया, उसके बाद मेरे पास जो दूसरी बुकिंग आई फिर वो 2 किलोमीटर मुझे ट्रेवल करना पड़ा बिना पैसेंजर के, जस्ट टू पिक द सेकेंड पैसेंजर एंड ड्रॉप हिम टू हिज डेस्टिनेशन। दिस इज़ हाउ द कैब सर्विस इज बीइंग प्रोवाइडेड। अब मैंने ये अजम्पशन ली कि ऑन एन एवरेज मैंने ये देखा है कि 10 घंटे में से 3 घंटे मेरी गाड़ी बिना पैसेंजर के घूमती है सिर्फ पैसेंजर्स को पिक करने के लिए, इतना ऑन एन एवरेज हो जाता है। तो दैट वुड बी ट्रीटेड एज द नॉर्मल लॉस कि वो तो नॉर्मल है, इतना होगा ही होगा। अब अगर 3 घंटे से किसी दिन ज़्यादा हो जाए, मुझे पैसेंजर्स की कोई बुकिंग आई ही नहीं, मान लीजिए कर्फ्यू लगा हुआ है, पेंडेमिक का केस है, सिचुएशन है, लोग ट्रेवल ही नहीं कर रहे हैं, तो मैं तो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रेडी बैठी हुई हूँ। 3 घंटे मैं मान के चल रही थी कि 3 घंटे मेरी गाड़ी ऐसे घूमती रहेगी पैसेंजर्स के लिए, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस और बिकॉज ऑफ सम और दी अदर रीज़न मेरे पास बुकिंग नहीं आ रही है, डिमांड नहीं है, तो मेरी गाड़ी बजाय 3 घंटे के 5 घंटे एक्स्ट्रा मूव, मतलब 5 घंटे टोटल बिना पैसेंजर के मूव कर रही है। जब गाड़ी चल रही है तो गाड़ी की रिपेयर्स मेंटेनेंस पे भी कुछ तो खर्चा होगा, डेप्रिसिएशन भी कुछ लगेगी, अलग अलग तरीके की कॉस्ट होंगी, गाड़ी पेट्रोल भी यूज़ करेगी, अगर मैंने ड्राइवर रखा है तो ड्राइवर पैसे भी ले रहा है 10 घंटे के हिसाब से, और एक्चुअली मैं कमा कितने घंटे से रही हूँ, सिर्फ 5 घंटे से या 8 घंटे से, 7 घंटे से। तो नॉर्मल लॉस अगर है जिसमें मैंने अज्यूम किया अपने एग्जाम्पल में कि सिर्फ 3 घंटे मेरी गाड़ी बिना पैसेंजर के घूम रही है, जो कि एक नॉर्मल रूटीन है, इसका मतलब वो नॉर्मल लॉस है। मैं मान के चल रही थी कि 3 घंटे तो मुझे खाली बिना पैसेंजर के गाड़ी घुमानी पड़ेगी। अब वो जो 3 घंटे बिना पैसेंजर के गाड़ी घूम रही है, आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग, हाउएवर आई एम इनकरिंग कॉस्ट। ड्राइवर के पैसे भी मैं दे रही हूँ, पेट्रोल के पैसे भी मैं दे रही हूँ, गाड़ी यूज़ हो रही है तो डेप्रिसिएशन का उस 3 घंटे का भी कुछ हिस्सा होगा, मेंटेनेंस का भी कुछ हिस्सा होगा, बाकी और जो खर्चे हैं उनका कोई ना कोई पार्ट होगा। तो जो भी टोटल एक्सपेंस है उस 3 घंटे के लिए वो मेरा वेस्ट हो रहा है आइडल होने की वजह से, बिकॉज आई एम मूविंग विदाउट एनी पैसेंजर। तो दिस इज़ द नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल कॉस्ट जो है, नॉर्मल लॉस जो है, वो मैं क्या करूँगी, वो मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी बाकी 7 घंटों पर। वो 3 घंटे जो मैं बिना पैसेंजर के घूम रही हूँ उसकी जो कॉस्ट है वो मैं इनकर कहाँ से रिकवर कर रही हूँ, बाकी 7 घंटे के जो पैसेंजर्स हैं उनसे इनडायरेक्टली रिकवर कर रही हूँ। तो बेसिकली होगा क्या कि जो टोटल कॉस्ट मैं 10 घंटे की कैलकुलेट कर रही थी उसको मैं 7 घंटे पे कन्वर्ट कर दूँगी, एंड आई विल बी रिकवरिंग दैट 3 आवर्स कॉस्ट फ्रॉम 7 आवर्स वर्क इन केस दैट इज़ नॉर्मल। अब अगर आती है कि सिचुएशन एबनॉर्मल लॉस,
गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब गाड़ी 3 घंटे तो बिना पैसेंजर के घूमनी थी, गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट और उसको ठीक कराना मेरे लिए ज़रूरी हो गया, या मैं उस दिन काम नहीं कर पाई। तो वो बाकी 7 घंटे जो मैं काम कर सकती थी, पैसेंजर्स को ट्रैवल करा सकती थी, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती थी, वो मैं नहीं कर पाई। या तो पूरा नहीं कर पाई, या मैं थोड़ा बहुत नहीं कर पाई और थोड़ा मैंने कर लिया। तो उस सिचुएशन में जो भी एबनॉर्मल लॉस होगा, एबनॉर्मल कॉस्ट की जो कॉस्ट होगी एबनॉर्मल लॉस की, दैट वुड नॉट बी द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। वो मेरा अलग से P&L अकाउंट में जाएगा, लेकिन कॉस्ट शीट में उसको मैं कहीं पे भी नहीं दिखाऊंगी, जस्ट बिकॉज दैट इज एबनॉर्मल कॉस्ट शीट, एबनॉर्मल लॉस। आई होप नाउ द theoretical concept is clear. Now coming to the question, the question says that you have two distances to be covered from one town to another town, which is 50 kilometers apart, and you are using 4 buses to, town to another town. इसकी जो कैपेसिटी है है, इसका मतलब अगर मैं फुल कैपेसिटी पे सारी बसेस रन कर पा रही हूँ, में चारों पैसेंजर को एक बार में चली नहीं है, तो बस आउट ऑफ दैट ओनली 80% जबरदस्ती को लेके नहीं जाऊँ। कितनी पैसेंजर्स मेरे पास कितने आ रहे हैं, सिर्फ 80% मीन्स कैलकुलेटेड फॉर बस। एक बस में मैं 50 लोगों को लेके जा सकती थी, जिसमें से सिर्फ 40 लोग मेरे पास आ रहे हैं, 40 लोग मेजर सर्विसेज जैसे दूसरे शहर लेके जा रही हैं। ऑल द 4 buses they run on 25 days in a month। मैं 4 दिन की, 5 दिन की, 6 दिन की छुट्टी रख रही हूँ डिपेंडिंग ऑन द मंथ, और 25 दिन ही मैं एक महीने में काम कर रही हूँ, उन बसेस को रन कर रही हूँ, बाकी छुट्टी रहती है। तो मुझे जो कैलकुलेशंस करनी है दैट हैज़ टू बी फॉर 25 days ओनली, एंड ईच बस मेक्स 1 राउंड ट्रिप पर डे। इसका मतलब अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल की बात करूँ तो हर बस एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 50, और वो राउंड ट्रिप लगा रही है 1 पूरे दिन में। तो इसका मतलब 50 किलोमीटर पहले ए से बी में जा रही है, फिर बी से ए वापस आ रही है 50 किलोमीटर। इसका मतलब वो डेली का 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, एंड वी आर सपोज टू कैलकुलेट द पैसेंजर किलोमीटर्स। Now passenger kilometers के लिए we are not calculating here the cost, we are just calculating the cost unit। जब हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था तो ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में डिस्कशन किया था कि ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में वी विल बी हैविंग 2 काइंड ऑफ कॉस्ट यूनिट्स। अगर मैं पैसेंजर्स को लेके जा रही हूँ, सर्विसेज दे रही हूँ, तो माई कॉस्ट यूनिट विल बी पैसेंजर किलोमीटर्स, and in case I am providing the services for the loading and unloading of goods, तो फिर वो 10 किलोमीटर्स होगा। तो यहाँ पर कॉस्ट यूनिट की कैलकुलेशंस अगर मैं कर रही हूँ कि कितना किलोमीटर पैसेंजर्स के हिसाब से डिस्टेंस है, पैसेंजर नंबर ऑफ किलोमीटर्स, इसका मतलब टोटल अगर मैं करूँ कैलकुलेशंस, तो मैंने क्या किया, 4 बसेस थी, 4, अगर मैं एक बस के हिसाब से अगर आपको बताऊँ, एक बस 50 किलोमीटर एक टाइम का कर रही है और एक दिन में गो एंड फॉर कर रही है, जा भी रही है और वापस भी आ रही है, राउंड ट्रिप है। तो एक बस के लिए कितना होगा, 1 बस द डिस्टेंस पर बस 100 किलोमीटर्स वो डिस्ट्रेक्ट कर रही है। कैपेसिटी जो है दैट total which is
or utilization 80%, putting into and acquiring the total number per 4 lakh passengers unit. ये cost वर्सेस की पूरे 25 से डिवाइड करोगे, we made the cost per kilometer per month. This is how services जहाँ में कॉस्ट 1 किलोमीटर और उसकी जो कैसे करते it 4 tons it allows स्टेशन आर. तो इसका मतलब यहाँ पर 3 स्टेशन हो गए, पी, क्यू और आर. पी से वो स्टार्ट कर रहा है ट्रेवल, एंड पी से जब स्टार्ट कर रहा है तो ही इज हैविंग 10 tons of the goods to be transferred from one place to another. पी से जब वो स्टार्ट करेगा 10 टन लेकर मटेरियल, उसके बाद क्यू पे पहुँचेगा और 4 टन वहाँ पे छोड़ रहा है. तो इसका मतलब पी से क्यू तक में तो वो 4 टन लेके जा रहा है, और 6 टन जो लेके जा रहा है वो पी से आर जा रहा है. And when I'm coming back, distance covered is from R to directly P. Q बीच में नहीं है. The distance from P to Q and Q to R and then R to P is given to you 40 km, 60 km and 80 km respectively, and you have to calculate the ton kilometers. अब इसमें आपको कैलकुलेशंस क्या करनी है? यू हैव टू कैटेगरीज, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स एंड कमर्शियल टन जिस 3 डिस्टेंसेस थे यहाँ पे पी क्यू आर, तो आप क्या करोगे? पी से क्यू कैलकुलेट करोगे, क्यू से आर कैलकुलेट करोगे, आर से फिर वापस पी पे आया वो कैलकुलेट करोगे और सबका सम टोटल कर दोगे. दैट विल गिव यू एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स. कमर्शियल में अगर हम देखेंगे तो कमर्शियल में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि कमर्शियल में पी क्यू आर मेरे 3 डेस्टिनेशंस थे, जिसमें मैं पहले पी से क्यू जा रही थी, क्यू से आर. This trip will be considered a single trip. उसको आपके सबका टोटल कर रही हूँ. दैट और मैं मटेरियल और 30 टन किलोमीटर 10 टन will give you 4 तो सम अप कर रहे हैं. दूसरा क्या था मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी मैं दे रही थी, दैट वाज क्यू टू आर. क्यू टू आर आई एम ट्रैवलिंग 60 किलोमीटर्स और क्यू टू आर कितना लेके जा रही हूँ सामान? 6 टन.
क्योंकि 10 टन मैं लेकर आई थी, 4 टन तो मैंने क्यू पे हटा दिए थे, तो मेरे पास बचे सिर्फ 6 टन। तो 6 टन के लिए दैट विल बी द सेकेंड पार्ट ऑफ माई जर्नी from Q to R with 6 ton of goods, and I am traveling 60 kilometers. The total ton kilometers will be 60 kilometers into 6 tons. That means 360 ton kilometers. Now the next will be I have reached R. मैंने वहाँ 6 टन वापस दे सामान अनलोड कर दिया और 8 टन मैंने लोड कराया. तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम R to P. R to P is 80 kilometers. With 8 turns I am moving. So 8 into 80 kilometers, that means 640 ton kilometers. तो ये 3 जो distances मैंने cover किए अलग अलग absolute turnover ton kilometers में. This is how you calculate it and just get the total of it. So 400 plus 360 and 640 is 1400 ton kilometers you have traveled with the goods. अब इसी को कमर्शियल के हिसाब से देखेंगे तो कमर्शियल में हम लोग क्या करते हैं, कमर्शियल में दिस होल ट्रिप P to Q, Q to R and then R to P, instead of bifurcating into 3 categories or 3 distances, different destinations, हम इसको एक ही ट्रिप मानेंगे और हम उसका एवरेज निकाल देंगे. अब एवरेज कैसे निकालेंगे, पहले हम लोड का कैलकुलेशंस करेंगे एंड द टोटल डिस्टेंस विल बी टेकन केयर ऑफ. मेरा जो एवरेज लोड था वो कितना है, पहले मैंने स्टार्ट किया 10 किलोमीटर से 10 टन से, दूसरे में मेरे पास 6 टन था लोड जो था मेरे पास, और उसके बाद मैंने आर से जब स्टार्ट किया था तो आई हैड 8 टन ऑफ गुड्स विथ मी. तो एवरेज जो मैं गुड्स को कैरी कर रही हूँ ऑन एन एवरेज दैट विल बी 10 + 6 + 8, द एवरेज विल गिव यू 8 टन्स. 3 डिस्टेंसेस के तो एवरेज आपने निकाला 8 टन्स. आप ऑन एन एवरेज अपनी गाड़ी में अपने ट्रक में लोड करके ट्रेवल कर रहे हैं. एंड द टोटल डिस्टेंस इकट्ठा आपको लेना है क्योंकि पूरी जर्नी इकट्ठे है, तो एवरेज हम इसका कैलकुलेशंस करते हैं इन केस वी आर टेकिंग इट एज अ सिंगल ट्रिप एज अ होल. देन द टोटल डिस्टेंस विच हैज़ बीन कवर्ड by the truck is 40 + 60 + 80, that means 180 kilometers. तो एवरेज जो लिया 8 टन्स 180 किलोमीटर्स टोटल मेरा ट्रेवलिंग था, that will give me 1440 ton kilometers in terms of commercial ton kilometers. So this is the situation when you may be asked to calculate the absolute ton kilometers or commercial ton kilometers, where you have to consider the whole trip as a single trip. अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया होगा उसमें आपको ये पढ़ना है कि वो एब्सोल्यूट मांग रहा है या कमर्शियल मांग रहा है. Now coming to the question says that Mr. Singh owns a fleet of taxis and the information is given to you. He has 10 taxis, number of taxi is 10. Cost of each taxi is 4,80,000 rupees. हर टैक्सी की कीमत आपको दी हुई है. You have different expenses or cost you have to incur for the particular time period which is given in the question, and all these figures mostly every figure is for per month. That means you are supposed to calculate the cost per month basis के हिसाब से. And in the later half of the question you have been given that the total life of the taxi is 1 lakh kilometers. A taxi runs in all 3,000 kilometers in a month, out of which 30% of the distance has to be run without any passenger. 3,000 पे ये जो मैं आपको नॉर्मल लॉस और एक नॉर्मल लॉस का केस बता रही थी उसमें आप कैसे देखोगे, एक टैक्सी की जो लाइफ है वो 1 लाख किलोमीटर है, एक टैक्सी 1 महीने में. नाउ वी आर सपोज टू कैलकुलेट इट फॉर एवरी मंथ, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो ज़्यादातर पर मंथ की दी हुई है, कुछ पर एनम है वो आपको कन्वर्ट करनी पड़ेंगी. तो वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर मंथ. हर महीने जो टैक्सी रन करोगे वो आपकी 3,000 किलोमीटर चलती है, जिसमें से कि 30% जो डिस्टेंस है वो आपका विदाउट पैसेंजर के होता है रन. इसका मतलब आउट ऑफ दिस 3,000 किलोमीटर्स विच यू आर रनिंग ऑन मंथली बेसिस 30% इज़ आइडल, वो आपके लिए नॉर्मल कॉस्ट हो गई. 30% का मतलब है 30% का मतलब हो गया 900 किलोमीटर. 900 किलोमीटर आपकी गाड़ी ऐसे ही चल रही है. इसका मतलब
जो आपकी गाड़ी 3000 किलोमीटर में से 2100 किलोमीटर चल रही है, वो विद पैसेंजर्स हैं जिस पर आपको पैसा मिल रहा है। यू आर गेटिंग फेयर फॉर 2100 किलोमीटर्स। लेकिन क्योंकि ये 30% नॉर्मल है, इसकी जो कॉस्ट होगी दैट हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू दोज 2100 किलोमीटर्स with where you have the passenger with you. ठीक है, so this is how you just go for the calculations. Now coming to the solution part, you just have to take care of the thing that you need to know the cost unit. Also you need to know which a part of the cost or which cost or which expenses has to be taken care of as in the category of standing charges, और कौन सी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो फिक्स्ड कौन सी हो, वेरिएबल कौन से, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब इसमें आपको जो क्वेश्चन में इंक्रीज दी हुई थी, नंबर ऑफ टैक्सीज दिए हुए थे 10, कॉस्ट दी हुई थी 4,80,000 की। देन यू हैव बीन गिवन द सैलरी ऑफ द मैनेजर। सैलरी ऑफ द मैनेजर इज़ 5,000 रुपीज़, सॉरी 7,000 रुपीज़ पर मंथ। अब ये हर महीने की 7,000 की फिक्स है। नाउ यू जस्ट नीड टू नो कि आप कितने टाइम की कैलकुलेशंस कर रहे हो, उसके अलावा में कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड या वेरिएबल है। नाउ द ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट एज यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन, द सॉल्यूशन पार्ट, particulars, then the total cost per month I'm calculating, and then I'll be calculating absolute cost kilometers के हिसाब से। तो that will be the cost per kilometer मैं कितनी incur कर रही हूँ। तो स्टैंडिंग चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस में कौन सी, या रनिंग चार्जेस, यू कैन जस्ट यूज द टर्म स्टैंडिंग चार्जेस एंड द रनिंग चार्जेस। जस्ट मेक इट आउट कि कौन सी फिक्स्ड है या स्टैंडिंग है, कौन सी रनिंग है यानी वेरिएबल है, उसके हिसाब से यू जस्ट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स। सैलरी ऑफ ए मैनेजर इज़ गिवन टू यू एज 7,000 पर मंथ। पर मंथ का मतलब है कि वो काम करे या ना करे, वो छुट्टी भी लेगा तो वो जो भी उसका लीव का रिकॉर्ड होगा या जो रूल्स होंगे उसके हिसाब से हैं पॉलिसीज़, बट एवरी टाइम ही विल बी गेटिंग अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी। दैट मीन्स दैट दिस विल बी द पार्ट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस। नाउ इफ़ आई जस्ट मेक कि इसको हर घंटे के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं तो फिर वो वेरिएबल हो जाएगा, या हर दिन के हिसाब से मिल रहे हैं, पर डे के हिसाब से उसको पैसे मिल रहे हैं, 25 दिन हम काम करा रहे हैं बट ही इज़ वर्किंग ओनली फॉर 20 days, then that would be the part of the running charges. Now here this is the part of standing charges because he is getting fixed amount as salary per month as 7,000 rupees. Now this स्टैंडिंग चार्जेस में आप टोटल कैलकुलेट करते रहिए पर मंथ का, क्योंकि हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो एज यू ऑल कैन सी ऑन इन दी योर सॉल्यूशन पार्ट, आई हैव जस्ट हाईलाइटेड दिस ऑल्सो। now I have just zoomed it up. Salary of the manager 7,000 rupees. Now it has been divided by 10. Why it has been divided by 10? Because we are calculating the total cost per month per taxi. Now if he is getting 7,000 rupees per month as fixed salary, he is getting for 10 टैक्सीज। मेरे पास 10 टैक्सी हैं तो 10 के लिए वो काम कर रहा है, तो उसको 7,000 रुपये मिल रहे हैं, तो पर टैक्सी ही इज़ गेटिंग 700 रुपीज़। तो ये आपको बाइफिकेट, इसको इस तरह से पर टैक्सी आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर ईच टैक्सी के लिए कैलकुलेशंस कर रही हूँ। आई एम नॉट गेटिंग ए टोटल फॉर 10 टैक्सीज। व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप 10 की 10 कैलकुलेशंस कर लीजिए पहले स्टैंडिंग में, और फिर उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। दिस इज़ अप टू यू, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। Either you first calculate the standing charges for 10 taxis and then you just divide it by 10 so that you can have standing charges per taxi. तो ये आप कैलकुलेशंस का कैसे, जैसे भी आपको प्रैक्टिस है, आप जैसे करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं, बट इट हैज़ टू बी टोटल कॉस्ट पर मंथ पर टैक्सी। नाउ दी सैलरी के बाद में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, दैट वॉज सैलरी ऑफ द अकाउंटेंट 5,000 पर मंथ। अगेन फिक्स है तो इट विल बी द पार्ट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस एज सैलरी ऑफ अकाउंटेंट 5,000 डिवाइडेड बाय 10। अगेन दिस विल बी फॉर 10 टैक्सीज, तो हर टैक्सी के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। देन सैलरी ऑफ द क्लीनर इज गिवन, अगेन इट इज़ 2,000 पर मंथ, इट इज़ फिक्स्ड तो स्टैंडिंग में जाएगा, तो 2,000 डिवाइडेड बाय 10 फॉर ईच टैक्सी। Then you have salary for salary of mechanics
जो मैकेनिकल बंदा जो आपके पास काम कर रहा होगा उसको आप 4,000 रुपये हर महीने दे रहे हो. अगेन दैट विल बी पेड फॉर 10 टैक्सीज. ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ 10 टैक्सीज. पर टैक्सी इट विल बी 4,000 डिवाइडेड बाय 10. Then you have garage rent. Garage rent is again 6,000 per month. तो that means fix है वो, चाहे आप गाड़ी खड़ी करिए या नहीं खड़ी करिए, you have to pay 6,000 per month. So it will be 6,000 divided by 10 per taxi आपको calculate करना है. Had it been per taxi के basis पर या number of days के basis पर, then it would have been in the running charges. So this is how you just need to know कि which expense has to be in the standing charges and which is the running, which is depending on the number of taxi or number of hours we are running the taxi. तो वो जो वेरिएबल होगा वो आपका सारा का सारा रनिंग में चला जाएगा. Then you have insurance premium. Insurance premium is 5% per annum. Now whenever we talk of the insurance premium is basically paid annually. Now it has to be calculated for 1 month. अब इसको 5% किसके हिसाब से, जो हमारी कॉस्ट होती है एसेट की उसकी कुछ परसेंटेज हमारा इंश्योरेंस के हिसाब से है. तो इंश्योरेंस आपको दिया हुआ है 5% पर एनम है. दिस 5% विल बी ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट और द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट इन लेटर ईयर्स. तो कॉस्ट ऑफ एसेट जो आपको दी हुई थी मशीन की वो आपको दी हुई थी 4,80,000 per taxi. Sorry, I have used the machine word wrong. It is basically the taxi. The cost per taxi was 4,80,000 rupees, and you have to pay insurance premium at a rate of 5% per annum. So what will be the cost of insurance for 1 month? Now, if I am making 5% of 4,80,000, that will be the annual insurance premium I am paying. Per month का मतलब हो गया 12 महीने का मैं दे रही हूँ, तो 1 by 5% well, that will give a taxi per month. This is how insurance premium total में now कि जो 40,000 है, this is for अगर ये 40,000 is विकल्स की दी हुई है. The entry you have annual tax you are paying 12 महीने 12 महीने का 2,400 रुपये हर टैक्सी डिवाइडेड बाय 10. टैक्सी ही दिया हुआ है. टैक्सी is driver salary. Driver salary is again 3,500 per month per taxi. तो हर महीने के ड्राइवर की हर ड्राइवर के हिसाब से आपको टैक्सी का जो ड्राइवर की जो सैलरी है वो आपको दी हुई है.
the these kind and the charges आर के हिसाब से होगी का देख consumption is 1 liter for every 10 petrol is oil and other at a rate of 3 and you are supposed to calculate the cost per kilometer. Standard charges में आपने ये सब कर दिए मैनेजर अभी हमें डेप्रिसिएशन दिखाना है पेट्रोल में कैलकुलेशन पेट्रोल की जो कॉस्ट है पर लीटर एंड 1 liter for every 10 kilometer 65 I'm incurring for 10 kilometers गाड़ी चला रहे कॉस्ट कितनी है that will give 5 rupees you are incurring in हम जो इसमें किलोमीटर रन कर रहे हैं हमें देखना है इसी तरह ऑयल एंड for 100 kilometers, so per kilometer it will be 80 by 100 kilometers. So that will be to show it. This the running kilometer 0.5 6 exam you know 10 or 6. Now this was for 3000 whatever the solution you are whenever you are doing the solution of this question, it is not 300, it is 3000 per किलोमीटर गाड़ी मेरी कितने टाइम चल रही थी कितना किलोमीटर बेसिकली चल रही थी गाड़ी टोटल किलोमीटर पर आयरन है जिसको ट्रेवल करा रही हूँ गेटिंग फेयर वो कितना है 2100 kilometers. So what with मैम आपकी स्क्रीन दिख रही आप ये मैम is there any problem? I don't know. Sonia, you have all मैम आप दिख रही है in total my taxi is running per taxi is running 3000 kilometers into 3000 karungi but out of this 3000 the total effective
I'm earning something from the passengers, I'm getting fare. तो 3000 के लिए the cost was 65/10, लेकिन मुझे करना कितने के लिए है, पर किलोमीटर मुझे अगर कैलकुलेट करना है तो it has to be divided by 2100, which is the effective kilometers when I'm carrying the passengers from one place to another and I'm getting the fare. तो the petrol cost is variable cost. पेट्रोल जितनी गाड़ी चलेगी उतना पेट्रोल कंज्यूम होगा, उतनी ही पेट्रोल की कंजम्पशन रहेगी. इट इज़ बेसिकली द रनिंग एक्सपेंसेस. नाउ आई हैव टू कैलकुलेट इट पर किलोमीटर. पर किलोमीटर का मतलब है 65 वॉज फॉर 10 किलोमीटर्स. मैंने टोटल गाड़ी चलाई 3000 किलोमीटर, तो टोटल जो कॉस्ट आती 3000 किलोमीटर की दैट वुड हैव बीन 3000 इंटू 6.5. लेकिन मेरी जो अफेक्टिव है पर किलोमीटर क्या कर रही हूँ और अफेक्टिव कितनी है, सिर्फ 2100, जब मुझे पैसेंजर से पैसा मिल रहा है. तो इट हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय 2100 इंस्टेड ऑफ 3000. तो दैट विल बी 3000 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 2100. दैट विल गिव मी द पेट्रोल कॉस्ट पर किलोमीटर. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. Similarly, oil and other sundries cost was given to you 80 rupees per 100 kilometers. So per kilometer it would have been 80 divided by 100 for 3000 kilometers into 3000 divided by 2100. इसका मतलब into 3000 divided by 2100 हमने क्यों किया है कि टोटल हमारी एक टैक्सी 3000 किलोमीटर चल रही है, out of which we are getting the fare only on 2100 kilometers. बाकी सारा मेरा नॉर्मल था, तो नॉर्मल वाली मेरी यहाँ पे आ गई. अब अगर आई एम जस्ट अज्यूमिंग, आपको सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में नॉर्मल का कुछ नहीं था. सेम क्वेश्चन में अगर ये कहा जाए कि 3000 किलोमीटर गाड़ी चल रही है और 2100 का आपका नॉर्मल टाइम है जब आपकी गाड़ी पैसेंजर्स को कैरी कर रही है, इसका मतलब 900 आपका आइडल टाइम था विच इज़ नॉर्मल लॉस. तो यहाँ पे सेम सिचुएशन जो है, इसी क्वेश्चन में अगर ये ऐड कर दिया जाए कि 2100 के बाद में मान लीजिए 100 किलोमीटर आपके जो 2100 किलोमीटर्स थे उसमें से 100 किलोमीटर गाड़ी और एक्स्ट्रा ऐसी चली जब आपके पास पैसेंजर नहीं था, तो आप क्या करोगे, तब आप यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2100 की बजाय डिवाइडेड बाय 2000 करोगे. 2000 का कंसिडर करोगे, सिर्फ 100 का जो आपका आएगा वो पीएलएन में अलग से चला जाएगा, जो एक नॉर्मल लॉस होगा दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड इन दिस कैलकुलेशन. तो इन ऑयल एंड अदर सन्ड्रीज हियर वी हैव ओनली नॉर्मल लॉस. इट विल बी 80 by 100 into 3000 divided by 2100. That will give you the oil cost per taxi per kilometer. Now coming to the last cost which has to be calculated, which will be the depreciation. अब क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का कहीं इन्फॉर्मेशन लिखा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक एसेट है जो आप यूज़ कर रहे हो, आप वेयर एंड टेयर है, फिजिकल एग्जिस्टेंस में आपके पास एसेट है, तो जाहिर बात है यू हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन दैट ऑल्सो. तो ये चीज़ आपको खुद ध्यान रखनी पड़ेगी कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन अगर कुछ भी दी हुई है, यू हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली. अब डेप्रिसिएशन के लिए सम परसेंटेज शुड बी देयर, जो यहाँ नहीं दी हुई है. आपको उसकी नंबर ऑफ टैक्सीज दिए हुए थे, कॉस्ट प्राइस दी हुई थी टैक्सी की, एंड हाउ मेनी किलोमीटर्स यू आर रनिंग योर टैक्सी, दैट इज़ गिवन टू यू. नॉर्मली जब क्वेश्चंस में आप देखते हो तो स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे, WDV के बेसिस पे परसेंटेज दी हुई होती है. अगर वो दी होगी तो आप उसके हिसाब से सीधा कैलकुलेशंस कर दोगे. यहाँ पर आपने कैसे कैलकुलेशंस की, कॉस्ट ऑफ द टैक्सी, हर टैक्सी 4,80,000 की थी, तो कॉस्ट आ गई डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ आपको दी हुई थी. टोटल लाइफ वॉज 1 लाख किलोमीटर्स. हर गाड़ी, हर टैक्सी आपकी 1 लाख किलोमीटर चलेगी, वो आपको टोटल लाइफ दी हुई थी. तो कॉस्ट ऑफ द एसेट डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द एसेट इनटू द नंबर which the kilometers which have been utilized effectively. तो यहाँ पे क्या किया, 4,80,000 was the cost. Estimated life was 1 lakh kilometers. अब पर किलोमीटर के हिसाब से जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, अगेन दैट विल बी 70% ऑफ द टोटल. तो 3000 टोटल थे जिसमें से अफेक्टिव से 2100 थे. that will give you the total amount of depreciation per kilometer.
मैं अगर इसको 4,80,000 को 1 लाख से डिवाइड कर दूंगी तो आपकी पूरी लाइफ के हिसाब से टोटल आ जाएगा अमाउंट। अब यहाँ पर इस महीने कितना यूज़ हुआ, 3,000 डिवाइडेड बाय 21%, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। नाउ व्हेनेवर यू हैव द टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, द टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, पहले जो आपका कॉलम था दैट वाज टोटल कॉस्ट पर मंथ फॉर ईच टैक्सी, दैट कम्स आउट टू इन दिस सोल्यूशन इज 8500। ये 8500 आपका आया टोटल। इसको हर टैक्सी के हिसाब से जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो दैट विल गिव यू 4.05। दिस शुड बी डिवाइडेड बाय 2100, इफेक्टिव जो हमारे पास हैं किलोमीटर्स उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशंस की। एंड देन यू हैव द रनिंग एक्सपेंसेस पर किलोमीटर्स। उसके बाद आप सबका टोटल कर दोगे तो यू कम आउट टू बी it comes out to be 21.34 which is the cost per kilometer per taxi। मैं अगर एक टैक्सी को रन कर रही हूँ तो बेसिकली 21 रुपये 34 पैसे मैं हर किलोमीटर पे इनकर कर रही हूँ। तो अब इस जब मैंने ये कैलकुलेशंस कर ली तो इट वुड बी ईजी फॉर मी टू फिक्स द फेयर for every kilometer from the passenger so that I can be in the profitable situation. I hope this concept is clear. Or is there any doubt? मैम राउंडिंग ट्रिप क्या है? क्या चीज़? मैम राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब होता है कि मैंने आपसे कहा कि दिल्ली से मैं जयपुर जा रही हूँ विच इज़ 200 किलोमीटर्स। तो मैं जब दिल्ली से जयपुर जा रही हूँ तो आई एम ट्रेवलिंग आई एम कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। मैम आवाज बिल्कुल कम उसको किलोमीटर means and I'm traveling 200 किलोमीटर है। तो I'm from Delhi to and either side if I इसका मतलब मैंने टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है बोलूँ कि मैं कर दो तो somehow I'm traveling on a quarter. The total distance I'm किलोमीटर और फिर जयपुर से दिल्ली in my round trip it will say either it will be one round trip. वहीं पे आप आए जैसे आप से आर पे गई। दिस इज बेसिकली दी राउंड ट्रिप कि जहां मैंने शुरू किया वहीं तो वो सिर्फ वन वे नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर राइट। Anyone of you?
Sonia, I have allowed you to unmute yourself. You can, in case you have any question, you can unmute yourself and ask your query. Sonia, you have some question to be asked? हेलो हाँ जी. मैम, आपकी आवाज ही नहीं आ रही, बीच में बहुत कट रही है आवाज. ओके, मुझे ऐसे नहीं पता चल रहा है. आप मुझे बताइए कि कौन सी चीज़ मिस हो गई है, देन आई कैन रिपीट इट. ये लास्ट का ही आप बता रहे थे ना अभी, वो ही क्यों नहीं आया समझ में, सारी आवाज कट गई बीच में से. राउंड ट्रिप का. हाँ यस मैम. देखो, राउंड ट्रिप और वन वे ट्रिप का मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने अगर बोला कि मैं दिल्ली से शिमला जा रही हूँ घूमने के लिए, तो दैट विल बी द राउंड ट्रिप कि मैंने डिस्टेंस की कैलकुलेशंस की, दिल्ली टू शिमला एंड देन शिमला टू दिल्ली अगेन बैक. तो मैंने जहाँ से जर्नी स्टार्ट की, मैं घूम के वहीं वापस आई और उसकी कैलकुलेशंस कर रही हूँ, देन दैट वुड बी द राउंड ट्रिप. मैं अगर दिल्ली से सिर्फ शिमला तक की कैलकुलेशंस करूँगी तो दैट विल बी वन वे ट्रिप. जैसे अगर आप लोगों ने कभी भी ट्रेवल करने के टाइम पे अगर टिकट्स कराई हैं, रेलवे की टिकट्स या बाय एयर की टिकट्स, तो वो तो आप it will be हेलो हेलो मैम, आपकी आवाज फिर से गई. have some other questions. Okay, I don't know, maybe some now in our next lecture,